कड़क बात में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के ऊपर फिर से जो युद्ध का खतरा है। और एक खतरा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है, एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जो उसका प्रोग्राम जो चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है और यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखेगा, उसको नहीं रोकेगा। और उसने ये भी कह दिया, साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह से हम पे अटैक किया तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब इसमें अब दो चीज़ें आई हैं। एक तो इसके पहले कल की खबर है कि हमास और इजराइल के बीच में जो सीज़ फायर होना था वो वार्ता बंद हो गई है। वहाँ भी जो सीज़ फायर की जो संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। और अब इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में भी सीज़ फायर जो भी हुई थी उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब उसके मायने ख़त्म हो गए हैं। संजय जी, लगता है घूम फिर के वही कहते हैं ना कि हम गोल गोल जो घूम फिर के चल रहे, जो इनका क्या होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबल पीस अवार्ड का जो कार्यक्रम जो चल रहा था, इसमें जो क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने युद्ध रुकवा दिया, ये रुकवा दिया, अब तो लगता है कि सब सर्कल जो है 360 डिग्री घूम गई है। क्योंकि हमास और उसका भी ख़त्म हो गया और अब ईरान के उसके तेवर बड़े क्लियर हैं। यानी कि ईरान ने जो ये इस बीच में जो सीज फायर युद्ध बंद रहा उसमें उसने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। और उसमें शायद हो सकता है कि उसको ऐसा लगता होगा कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में अगर ईरान हो, क्योंकि अब जिस तरह से वो कह रहा है, जो स्टेटमेंट है वहाँ का ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट साफ साफ आ गया है कि जिस वजह से ईरान पे हमला किया गया था वो वजह अभी बरकरार है। अब आगे इजराइल क्या करेगा? इजराइल का तो बड़ा स्टैंड साफ होता है कि वो भाई अटैक करेगा, हमला करेगा, उसको मालूम है कि उसके सर्वाइवल का सवाल है। अमेरिका क्या करेगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बात मतलब ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की पहले बात करता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया और प्रयास करना भी कम नहीं होता है। उन्होंने युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बात सही है कि मध्य पूर्व का पूरा मामला इतना उलझा हुआ है कि वो सीधे सीधे वो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। इसके पीछे बहुत ढेर सारी दूसरी वजह हैं। इजराइल की अपनी नीतियां हैं। ईरान हमेशा, ये बात सही है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम है और ईरान ने साफ तौर पर अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसके पास है। लेकिन ईरान लगातार ये भी कहता है कि वो इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण चीज़ों में मतलब करना चाहता है। उसके पास जो परमाणु रिएक्टर हैं केवल उनके लिए करना चाहता है। लेकिन पूरी दुनिया को ये लगता है कि ईरान निश्चित रूप से बम बनाएगा। हालांकि ईरान ने कई बार ये बात कही है कि वो बम बना सकता है, वो इसके लिए ईगर है। इस बात को भी कहीं ना कहीं से वो कहता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी उसने अपना स्टैंड बदला है। स्टैंड बदल के वो ये कह रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके कामों के लिए ही इसको जारी रखेंगे। अब इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, सतर्क हैं एक दूसरे से, और इस बात से कोई वो नहीं है कि अब आगे तनाव फिर बढ़ सकता है। तनाव बढ़ेगा हाँ। क्योंकि जिन वजहों से जो लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, वो वजह फिर से घूम करके वही स्थिति पर आ गई है, जहां से कोई अब इजराइल का जो जिस तरह का स्टैंड है, साफ स्टैंड है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा और ईरान की जिद है कि वो परमाणु बम बना करके रहेगा। तो ये जो स्थिति जब इस तरह कर आ गई है तो दोबारा लड़ाई जल्दी अब कब शुरू होगी ये तो नहीं पता कह सकते, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं क्योंकि ईरान ने खुल्लम खुल्ला जो ऐलान किया है। ईरान ने ऐसा नहीं है कि इस बात को कोई छुपी छुपी बात है, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस बात को कही है और बड़े खुले शब्दों में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने पिछली बार हमें नुकसान पहुंचाया, हमने भी उसका नुकसान पहुंचाया और इस बार अगर इजराइल किसी तरह की कोई हिमाकत करेगा तो उसका हम करारा जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक तरह से युद्ध का ऐलान ही इसको कहा माना जाए। और इजराइल भी जिस तरह से रैपअप करने के जो मूड में था, जो सोच रहा था कि वो पहले हिजबुल्लाह को मिटाना, उसके बाद हमास को हम पर हमला करना और हूती पर भी हमला कर रहे थे, अब ईरान दोबारा जब आकर के खड़ा हो गया है तो बड़ी स्थिति जो इजराइल के लिए भी मुश्किल स्थिति है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की है वो काफ़ी उसको रोक नहीं पाया और उसने भी इजराइल में आकर के काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब वही वाली स्थिति फिर से है। कहा यह जाता है कि ईरान के पास हज़ारों मिसाइल हैं, उसकी ताकत वही है। उसके पास फाइटर जेट नहीं है, फाइटर जेट से हमला नहीं करता ईरान। जब भी इजराइल पर करना होता तो बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी रॉकेट से हमला करता है और वो उसकी ताकत बरकरार है। और पिछली बार जिस तरह से आयरन डोम पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। तो इजराइल के लिए भी बड़ी स्थिति विकट ये है कि क्या वो अपना इतना नुकसान की स्थिति में क्या ईरान से दोबारा जो युद्ध का जो है खतरा मोल लेगा क्या? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जून में जो 12 दिन का युद्ध करीब हुआ, उसने ये दिखा दिया कि अगर इजराइल का एयर डिफेंस मजबूत है, वो ईरान में जाके तबाही कर सकता है, तो ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से इजराइल में भी तबाही मचा सकता है। तो उस मोर्चे पर दोनों ही कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। और
ये भी बात सही है कि आयरन डोम को पहली बार दुनिया ने देखा कि आयरन डोम पर्याप्त तौर पे सक्षम नहीं है, और ये बात सही है कि कोई भी ऐसा सिस्टम सीमित हमलों के लिए तो वो मजबूत हो सकता है, लेकिन जब हमले भी रणनीति के तहत किए जाएं और कई जगह से किए जाएं तो आयरन डोम भी शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ईरान ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो दोनों को मालूम है कि दोनों का नुकसान होगा। अब इस बीच में किसने कैसी तैयारी की है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, अगर आप उनकी सारी बातें देखिए तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। उस कॉन्फिडेंस के पीछे ये भी तो बात है ना संजय जी, जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से रूस ने और नॉर्थ कोरिया ने भी मदद की है कि वो ये पता चली, जिस तरह से खबरें आती रही, पुष्ट आती रही कि ईरान को मिसाइलें भेजी गई और बाकी हथियार भेजे गए हैं इस बीच में जो ये जो युद्ध विराम का पीरियड रहा है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक ही साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक बार कई बार ये भी होता है कि हम अगर अपने दूसरे देश को, जिसको हम दुश्मन देश समझते हैं, उसको हम धमकी दे रहे होते हैं, तो हम उस धमकी के ज़रिए अपनी जो देश की अंदरूनी खराब स्थितियां हैं उनको छिपा करके एक तरह के प्रेस्टीज का जनता से आह्वान करते हैं। जनता से कहते हैं देखो ये देश के लिए गौरव की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देश की अस्मिता की बात है, जिससे तुम देश के अंदर अगर महंगाई की बात है, करप्शन की बात है, दूसरी तमाम बेरोजगारी और दूसरी गड़बड़ियों की बात है, उसको तुम भूल जाओ। इस समय तो हमारे सामने असली चुनौती है। तो देखिए, मुझको ईरान का जो पूरा का पूरा लगता है वो यही लगता है, लेकिन इजराइल भी इससे कोई अछूता नहीं है। 2 साल 3 साल से वो लड़ाई लड़ रहा है। 2 साल क्या, तो जब से उसको तो लड़ाई लगातार लड़ ही रहा है वो किसी न किसी स्थिति में। हाँ, लेकिन ये जो लड़ाई है बड़ी एक्टिवली 2 साल 2.5 साल से करीब 3 साल से लड़ रहा है, और इसमें ऐसा नहीं कि उनकी बर्बादी नहीं हुई। तमाम खबरें आई हैं ऐसी कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी नुकसान हुआ है। हाँ, उनकी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी बात है उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा डेंट लगा है। दूसरे, उनके अपने सैनिक भी मर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरनल असंतोष की स्थिति है। अभी कल ही मैंने कहीं पढ़ा कि ये बात अब इजराइल में भी लोग पूछने लगे इस बात के सवाल को कि नेतन्याहू इस पूरी लड़ाई को जरूरत से ज़्यादा क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते थे, कुछ हो सकता था, लेकिन अनावश्यक तौर पे अपना करप्शन, वहाँ की सियासत, तमाम चीज़ों को छिपाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये एक लॉजिक हो सकता है संजय जी, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए ना कि इजराइल, अगर ईरान खुल्लम खुल्ला अगर धमकी देता रहा है, सबको पता है, ये कोई ऐसा नहीं कि छुपी हुई बात है कि ईरान के लिए 2 चीज़, इजराइल और अमेरिका, उनका हमेशा का एक वो रहा है कि दोनों खत्म कर देंगे। और इस स्थिति में अगर ईरान के पास परमाणु बम अगर आता है तो ये सिर्फ इस कह के कि हम इससे नहीं निकल सकते, ये कह के कि ये नेतन्याहू डाइवर्ट करने की कोशिश है, खतरा तो है। और खतरा सिर्फ ईरान से ही क्यों है, उनके आसपास जितने भी, और जिस तरह से ईरान लगातार हिजबुल्लाह को या हमास को या हुती को प्रॉक्सी पीछे से मदद कर रहा था इजराइल के खिलाफ में, तो खतरा तो बरकरार था। इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता, या तो वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहे या कोई और बने, ये स्थिति तो अभी बनी रहेगी। ऐसे में अगर नेतन्याहू अपनी इस खतरे को परमानेंट मिटाने के लिए जिस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लिया, हमास के खिलाफ एक्शन लिया, ईरान पे हमला किया, तो उनका एक पार्ट हो सकता है। इसे भी मना नहीं कर सकती कि वो चीज़ें वो हैं, क्योंकि देखिए इजराइल की एक दिक्कत ये भी है कि एक छोटा सा देश है जहाँ पॉपुलेशन भी कम है और आपके सर्वाइवल हमेशा खतरे में आप होते हैं। आप 24 आवर आप खतरे से, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है। ऐसे में अगर ईरान की नीयत, ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने अपनी इस नीयत को कभी छुपाया, ईरान का साफ कहना है कि, और जो हालात वहाँ जिस तरह खामेनेई का स्टैंड रहा है और वो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक ताकत में अपने एक वो बनाना चाहते हैं, उससे तो चीज़ें साफ दिख रही हैं। वो देखिए, इसमें कई चीज़ें और पेचीदा हो रही हैं। एक, कब मुझको वो याद नहीं आ रहा है, इजराइल गाजा पट्टी से सटे हुए आगे के और इलाके को, जिसको कुछ उत्तरी इलाका कहा जाता है, उस पर भी वो कब्जा करना चाहता है, और उसके जो संसद है, कल उसमें प्रस्ताव लाया गया। अभी वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन लाया गया। दूसरी तरफ फ्रांस, अगर आपने आज की खबर देखी हो, तो फ्रांस ने साफ साफ कर दिया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है। अगर अब वो अभी तक किसी यूरोपीय देश ने ऐसा किया नहीं, खासकर G7 के देश ने। अगर वो ये काम करता है, तब आप एक तरह से मान लीजिए कि ये हमास, गाजा, फिलिस्तीन, इनको एक मोरल बूस्टअप मिलेगा और इनके लिए एक माहौल बनेगा। तो चीजें बहुत जटिल होती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है, इसमें एक रूपता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने जो स्टैंड लिया, और जो खासकर डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप की जो चीज़ें हैं ना वो किसी को समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल। कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही साथ में कभी किसी को दुश्मन बनाते हैं, उसको दोस्त बनाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना है कि हाँ। चाइना से पहले उन्होंने टैरिफ के लिए इतनी धमकी दी है, टैरिफ लगा दिया, बाद में अब बिल्कुल। उस चाइना से अब दोस्ती की वो कर रहे हैं। और जिस यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक तरफ कहते हैं कि उनकी दोस्ती है और एक होते हैं बाद में उस पर भी टैरिफ का वो करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है एक बार में कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। इजराइल के साथ भी यही किया उन्होंने। अब पिछली बार तो उन्होंने पहले दावा किया कि जो बंकर बम से उसको काफ़ी उसके जो उसको ख़त्म कर दिया गया। बाद में चीज़ें निकल के हैं कि ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि दोबारा हम हमला कर सकते हैं। तो शायद कहीं न कहीं पर इज़राइल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर होती है तो उनका नुकसान होगा। क्योंकि जिस काम के लिए वो जो बंकर पे अटैक किया गया, वहाँ पर जो परमाणु जो उनका अड्डा था, वो जो उस पे जो अटैक किया गया था, उसके बाद वो चीज़ें सुधरी नहीं। ईरान के पास आज भी वो ताकत है और जिस तरह से ईरान संकेत दे रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो ऐसे में तो ये दिखता है और इजराइल के पास वैसे बंकर बम है नहीं कि जो कि ईरान पे जाके वो कर सकता है। और अब जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का जो धीरे-धीरे स्टैंड हमास को लेकर के, कभी ईरान को लेकर के, मतलब एक कहीं सिमिलैरिटी नहीं रह रही है, कहीं न कुछ गड़बड़ है इनके आपस में, इनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, इसमें मामला कुल मिला के फँस ये रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन अभी तक इज़राइल का साथ दे रही थी, लेकिन अब वो उसकी आलोचना पर उतर आई है और उसकी खिलाफत भी करने लगी है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही कि गाज़ा में फ़िलहाल जो हालत है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जैसे कि। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, वो यूरोप लगातार वहाँ पे गुहार कर रहा है कि ठीक है, आप हमास से बहुत कड़ाई से निपटो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाज़ा पे जो निरपराध लोग हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, वो भूखों मर रहे हैं, आप उनके उनके तक खाना आप नहीं पहुँचने दे रहे हो, इसको ख़त्म करो, ये चीज़ सही नहीं है। तो और यूरोप में लगातार खासकर इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही है और लगातार हो रहा है। इसी वजह से फ्रांस का ये बयान आया है। तो इज़राइल पर भी दूसरी तरफ से एक दबाव पड़ रहा है और ट्रंप के ऊपर देखिए, अभी ट्रंप की स्थिति यह हो गई है कि दुनिया में कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो असल में चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। क्योंकि दिखा था, आपको दिखा होगा, वो सीन भी याद होगा कि किस तरह से जो गाज़ा के लोग थे, जो हाँ, फिलिस्तीनी लोग बिल्कुल, थे, बिल्कुल। ट्रंप के लिए कि आई लव यू ट्रंप, और वो सारी जो चीज़ें चल रही थी। और एक बार फिर से जो स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि अब इज़राइल के लिए फिर से दो तरह का रास्ता खुलता दिख रहा है कि वो हमास के साथ अगर सीज़ फायर नहीं हुआ है, अभी भी जिस चीज़ के लिए हमास पे हमला किया जा रहा था, अभी भी कई इजरायली बिल्कुल। हमास के कब्ज़े में हैं, उनको रिहा इन्होंने हमास वालों ने किया नहीं है। तो इज़राइल के जो रीज़न्स थे हमला करने के, लड़ाई करने के, फिर से दोबारा वहीं पे इज़राइल पहुंच गया है। तो अब ये अगले 1-2 दिन में या 3 दिन में जो स्थिति क्या होगी, क्योंकि ईरान ने तो साफ कर दिया कि वो लड़ाई के लिए तैयार है, हमास से भी सीज़ फायर का जो वो टूट गया है। तो ऐसे में इज़राइल को कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि इज़राइल अपने चीज़ों से वापस चला जाए और कहे कि नहीं अब तो मैं आराम से बैठ जाएँ, सीज़ फायर भी नहीं होता है। तो कुल मिला के स्थिति यही दिख रही है कि ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध है वो फिर से बहुत जल्द शुरू हो सकता है। और आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इज़राइल फिर से हमास पे, वहाँ गाज़ा पे और हमले करे और हमास को नुकसान वहाँ पर और पहुँचाने की कोशिश करे। तो जो है दुनिया फिर से 360 डिग्री पे घूम गई है और बिल्कुल। लड़ाई का एक दौर फिर से शुरू हुआ रहा है। जैसा आपने देखा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक नया फ्रंट खुल गया है। तो पूरी दुनिया में ना युद्ध का खतरा है, जो फिर से बहुत उसके जो खतरा के जो बादल मंडरा रहे हो काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। तो इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी खबरों पे नज़र बना रहे हैं, सारे अपडेट्स हम आपके पास लेकर के आएँगे। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इज़राइल ईरान पर हमारी नज़र बनी है। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।